पुलिस कार मड वॉश। एक गांव में रमेश नाम का एक कार वॉशर रहता है। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर चालाक था। वो अपनी पत्नी रीमा और बेटे बालू के साथ रहता था। काफी दिन हो गए थे, उनका काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिस वजह से उन्हें पैसे भी नहीं मिल रहे थे। ये देख उसकी पत्नी रीमा कहती है, क्या बात है जी, आजकल तो कोई भी कार वॉश करने के लिए नहीं आ रही है। अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ रीमा। अरे इसमें सोचना क्या है, अपना दिमाग चलाओ और कुछ चालाकी करो। वही तो सोच रहा हूँ, एक प्लान है तो दिमाग में, देखता हूँ क्या होता है। रमेश रास्ते के बीचों बीच एक गड्ढा बनाता है, जहाँ पर पानी डालकर कीचड़ बना लेता है। वो सोचता है अब कोई ना कोई इस गड्ढे से जाएगा ही और उसे मेरे ही पास गाड़ी वॉश करने आना पड़ेगा। इस तरह से उसका प्लान शुरू होता है। उस दिन से कोई भी गाड़ी अगर उस गड्ढे से जाती तो गाड़ी खराब होकर रमेश के पास ही वॉश करने के लिए आती। इस तरह से वो अच्छे पैसे कमाने लगा। एक बार पुलिस की कार उस रास्ते से जा रही थी कि बराबर गड्ढे से उनकी कार जाते ही सारा कीचड़ पुलिस की कार को खराब कर देता है। इंस्पेक्टर गाड़ी रोककर कहते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा और वो भी कीचड़ से भरा, पूरी गाड़ी को ही खराब कर दिया इसने तो। यह सुनकर हवलदार कहता है, अरे सर, इतना परेशान मत होइए, वो देखिए सामने ही कार वॉश है, चलिए जाकर गाड़ी को साफ करवाते हैं। ऐसा कहकर हवलदार गाड़ी को रमेश के कार वॉश में लेके जाते हैं, लेकिन पुलिस को रमेश के ऊपर ही शक होता है। इंस्पेक्टर उसे पूछते हैं, क्या रे, तुम्हारे ही गैरेज के सामने इतना बड़ा गड्ढा कैसे, कहीं इसे तुमने ही जानबूझकर तो नहीं बनाया? सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आजकल तो रास्ते ही ऐसे बने हैं, समझ में नहीं आता कि रास्ते में गड्ढे हैं या गड्ढों में रास्ते। अच्छा बेटा, बहुत होशियार बन रहे हो, जरा संभाल कर। रमेश पुलिस की कार वॉश कर देता है और पुलिस पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। फिर एक दिन गांव के बैंक में दो चोर बाइक से आते हैं और डाका डालकर सारा पैसा लेकर भाग जाते हैं। तुरंत पुलिस को यह खबर पता चलती है, लेकिन पुलिस के बैंक में पहुंचते पहुंचते चोर डाका डालकर फरार हो जाते हैं। पुलिस उनके पीछे पड़ती है, लेकिन वो हाथ में नहीं आते। काफी देर तक पीछा करते हुए पुलिस रमेश की गैराज के सामने आ पहुंचते हैं और उसे पूछते हैं, अरे क्या रे रमेश, इधर से कोई बाइक सवार गया है क्या? जी हाँ सर जी, अभी कुछ देर पहले ही दो बाइक सवार बड़ी ही तेजी से यहाँ से गए। उनकी बाइक भी इसी कीचड़ वाले गड्ढे से गई, जिस वजह से उनके कपड़े और बाइक दोनों खराब हो गए। मैंने उन्हें बहुत रोकना चाहा, लेकिन वो रुके नहीं और भाग गए। तभी पुलिस की नजर बाइक के टायर पर जाती है। ये देखकर इंस्पेक्टर कहता है, अच्छा तो ये निशान उन्हीं के बाइक्स के हैं। सुनो हवलदार, इन निशान का पीछा करो, चलो जल्दी से। ऐसा कहकर पुलिस की गाड़ी उन बाइक लुटेरों का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो निशान जंगल में एक घर के पास जाकर रुकते हैं, जहाँ पर पुलिस को वो कीचड़ वाली बाइक भी दिखाई देती है। पुलिस और हवलदार बड़े ही होशियारी से उस घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो दोनों बाइक सवार वहीं पर बैठे पैसे गिन रहे थे और उनके कपड़े भी कीचड़ से सने हुए हैं। इंस्पेक्टर जल्दी से जाकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, चलो बेटा, बाकी के पैसे जेल में गिनते बैठना। इस तरह से पुलिस उन दोनों बाइक लुटेरों को पकड़कर जेल में डाल देती है। और दूसरे दिन इंस्पेक्टर जाकर रमेश से कहता है, देखो रमेश, तुम्हारे गैराज के सामने वाले इस कीचड़ के गड्ढे ने ही उन चोरों को पकड़वा दिया। यह तो बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन मुझे माफ कीजिए, यह गड्ढा मैंने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खुद ही खोदा था, ताकि इसमें से गाड़ियां जाए, वो खराब हो जाए और मेरे पास वॉश करने के लिए आए। अच्छा तो ये बात है। जो भी है, मुझे क्या पता, वैसे भी इंडिया के रास्तों का समझ नहीं आता कि रास्ते में गड्ढे है या गड्ढों में रास्ता। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं और रमेश का गैराज उस गड्ढे की वजह से ही मशहूर हो जाता है। अंडरग्राउंड कार गैराज। गोरखपुर गांव में मानिकलाल और जानकी नाम के दंपति रहते थे। उनके 3 पुत्र थे, राम, रॉबर्ट और रहीम। इनमें राम मानिकलाल और जानकी का बेटा था। रॉबर्ट और रहीम को बचपन से अपने पास रखकर वो देखभाल किया करते थे। मानिकलाल का एक मैकेनिक शॉप था। वो आस पड़ोस में बहुत ही फेमस था। एक दिन एक बिजनेसमैन अपने कार में कुछ प्रॉब्लम है कहकर लेकर आता है। मानिकलाल कहता है, नमस्ते सर, क्या प्रॉब्लम है? मेरी कार में इंजन गर्म हो रहा है। अरे रॉबर्ट,
इंजन गर्म हो रहा है, जरा चेक करो तो। ठीक है पिताजी। दोनों मिलकर कार चेक करते हैं। रॉबर्ट रहीम की मदद करता है। रॉबर्ट कहता है, इंजन में थोड़ा प्रॉब्लम था सर, अभी ठीक कर दिया। अरे मानिकलाल, तुम्हारे पास बहुत अच्छे वर्कर्स है यार। यहाँ आस पड़ोस कहीं भी इतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई नहीं है। ये वर्कर्स नहीं, मेरे बेटे हैं साहब। ओह सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। कोई बात नहीं साहब। बिजनेसमैन वहां से चला जाता है। मानिकलाल अपने बेटे से कहता है, तुम दोनों अपना काम खत्म करके घर चले जाना। माँ से कहकर तुम्हारी मनपसंद बिरयानी बनवाता हूँ मैं आज। ठीक है पिताजी। मानिकलाल के चले जाने के बाद रहीम कहता है, अरे यार, अभी तुम पुरानी कार लेकर आओ, इसके पार्ट चेंज करके देता हूँ, गांव में ले जाकर बेच देना। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है, बहुत गलत कर रहे हो तुम। अरे कहानियां मत सुनाओ, कार लेकर जल्दी अंडरग्राउंड गैरेज में आ जाओ। इस तरह रहीम अपने शेड में आए नए कार को अंडरग्राउंड में लेकर जाता है। रॉबर्ट कहता है, यार रहीम, तुम बहुत गलत कर रहे हो। मानिकलाल हमें अपने बच्चे की तरह चाहता है। उनके पीछे अंडरग्राउंड में चोरी से व्यापार करना बहुत गलत है। अच्छा, तो तुम्हें सब ये गलत लग रहा है। आज तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ मैं। ऐसा कहकर प्रतिदिन से 1 घंटे पहले ही वो घर पहुँचते हैं। उनके पहुँचने तक राम कॉलेज से घर वापस आता है। मानिकलाल राम से कहता है, कॉलेज कैसा है बेटा? बहुत अच्छा है पिताजी। हमारे अड़ोस पड़ोस में कहीं भी इतना बड़ा कॉलेज नहीं है। पिताजी, भाइयों को भी कॉलेज में पढ़ाते तो अच्छा होता। उनसे पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हुई, फिर भी वो अपने शेड को बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। मैं कॉलेज के बाद आकर भाइयों की मदद करूंगा। नहीं बेटा, तुम अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करो, यही तुम्हारे भाइयों की इच्छा है, तभी वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे। अच्छा, अगर भाई हैप्पी तो मैं भी हैप्पी। ऐसा कहकर राम चला जाता है। ये देखकर रॉबर्ट कहता है, देखा तुमने, हमको अपना समझ रहे हैं ये। अच्छा चलो तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। चुपके से दोनों किचन के पास जाते हैं। वहाँ जानकी मानिकलाल को खाना परोसती रहती है। जानकी कहती है, कहीं आप दोनों अनाथ को अपने जायदाद में हिस्सा देने का तो नहीं सोच रहे ना? अरे पगली, ये अनाथ चिंदी चोरों को बचपन से अपने पास रखकर उन्हें काम सिखाकर और हर महीने तनख्वाह पर लगा दिया। तुम चिंता ना करो, जायदाद में से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मानिकलाल की ये बातें सुनकर रॉबर्ट बहुत दुखी होता है। रहीम उसे कहता है, अब समझ में आया मानिकलाल की दुर्बुद्धि के बारे में? समझ गया यार। अब बताओ, क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, चलो पुराने कार के पार्ट्स बदलकर नए पार्ट्स डालकर कार को बेच देते हैं। इस तरह रहीम दूसरे गांव जाकर बेकार पड़े हुए पुराने कार को चुरा कर लेकर आता है और रॉबर्ट उन कारों को शेड में आए नए कार के पार्ट्स निकालकर उन पुराने कार को लगाकर एक नई कार की कंपनी खोलने के लिए अंडरग्राउंड में रीमॉल्डिंग किए हुए कई कार को रखता है। रॉबर्ट कहता है, रहीम, आज तक हमने 25 कार रीमॉल्डिंग किया है। चलो अब एक नई कंपनी की शुरुआत करेंगे। अभी नहीं, जल्दबाजी मत करो, थोड़े समय के बाद करेंगे। इस तरह रॉबर्ट के पार्ट्स बदलने के कारण एक व्यापारी अपने कार को लेकर आकर कहता है, अरे मानिकलाल, मेरे कार के सारे पार्ट्स बेकार पुराने पार्ट्स से बदल दिए तुमने। क्या इसीलिए तुम लोग इतनी जल्दी अपना काम पूरा करके ज्यादा पैसे कमा रहे हो? नहीं नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी बकवास बंद करो, मुझे क्या बेवकूफ समझा है? 1 हफ्ते के अंदर मेरे कार के सारे नए पार्ट नहीं लगाया तो देख लेना मैं क्या करूंगा। ऐसा कहकर वो व्यापारी वहां से चला जाता है। मानिकलाल रॉबर्ट को बुला के पूछता है, अरे रॉबर्ट, ये सब कैसे हुआ? हम कुछ नहीं जानते पिताजी, हमने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। घर जाकर मानिकलाल अपनी पत्नी से सारा विषय बताता है। जानकी कहती है, मुझे तो उन दोनों बेवकूफों पर ही शक है, आप उन पर नजर रखना। हाँ, तुमने ठीक कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये दोनों मुझसे छुपाकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उस दिन से मानिकलाल उन दोनों पर नजर रखते हुए उनके पीछे जाता है। रहीम उस व्यापारी के कार के पार्ट्स चेंज करके ऊपर लेकर आता है। रॉबर्ट कहता है, अच्छा हो या बुरा, मानिकलाल ने बचपन से हमारी देखभाल की है, हमें काम सिखाकर इतना बड़ा किया है, इसलिए हम लोग उनका नाम खराब करने वाले बुरे काम कभी नहीं करेंगे।
यहाँ से कहीं दूर जाकर अपना खुद का व्यापार करके जीवन बिताएंगे। ठीक है, लेकिन केवल हमने जो कार रीमॉल्डिंग की है वही लेकर जाएंगे, आगे से कोई फ्रॉड नहीं करेंगे। ठीक है, मानिकलाल से आखिरी बार मुलाकात करके चले जाएंगे। यह सोचकर घर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखा तो मानिकलाल लेटे हुए रहता है और जानकी और राम देखते रहते हैं। डॉक्टर मानिकलाल को पट्टी करके कहते हैं, थोड़े दिन तक इन्हें बेड पर रेस्ट की जरूरत है, ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के लिए 30 लाख तक का खर्चा होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। तभी जानकी कहती है, अभी के अभी 30 लाख कहाँ से लेकर आऊं? तुम चिंता ना करो माँ, हम लेकर आते हैं पैसे। भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तुम माँ के पास रहकर उनका धैर्य बढ़ाओ। इस तरह मानिकलाल का ऑपरेशन होता है और वह तंदुरुस्त हो जाता है। एक दिन जानकी कहती है, बेटा रॉबर्ट, रहीम, मुझे माफ कर दो, तुम्हें बहुत गलत समझा। माँ, ये रहे 30 लाख रुपए, पिताजी को कुछ नहीं होगा। और 20 लाख रुपए ये है, संभाल कर रखना। इस तरह मानिकलाल का ऑपरेशन होता है और वह तंदुरुस्त हो जाता है। एक दिन जानकी कहती है, मेरे तीनों बेटे कॉलेज जाएंगे, आप शेड संभालिए। ऐसी बात मत करो माँ, हम तेरे बेटे हैं, हम पर तेरा पूरा अधिकार है। जानकी रॉबर्ट और रहीम को अपने गले से लगाती है और मानिकलाल से कहती है, हाँ, आगे से सारे काम तीनों मिलजुल कर ही करना। ठीक है जानकी। पिताजी, हम तीनों कॉलेज के बाद आपकी सहायता करेंगे। ठीक है माँ। उस दिन से राम, रॉबर्ट, रहीम को मानिकलाल एक समान देखता है। राम, रॉबर्ट, रहीम तीनों एक साथ कॉलेज जाकर, कॉलेज के बाद शेड जाकर मानिकलाल की सहायता करते हैं।